ई हिंदी शाला में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पाठ दादी माँ, जिसे लिखा है शिव प्रसाद सिंह जी ने। तो वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहिएगा ताकि संपूर्ण पाठ की जानकारी आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कक्षा। बच्चों, इस पाठ के लेखक हैं शिव प्रसाद सिंह। उन्होंने इस पाठ में दादी का वर्णन किया है। लेखक को एक दिन अपने बड़े भाई का पत्र मिला जिसमें दादी की मृत्यु की सूचना है, जिसे पढ़कर लेखक को विश्वास नहीं हो पा रहा कि दादी माँ अब शायद इस दुनिया में नहीं रहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? तो वो उनकी यादों में डूब जाता है। उसे अपनी दादी की छोटी छोटी बातें याद आने लगती हैं, जिसे उन्होंने यहाँ कहानी के रूप में लिखा है। तो आइए पढ़ते हैं पाठ दादी माँ। दादी माँ और नानी माँ घर में जितने भी हमारे बड़े होते हैं वो हमारे लिए एक बहुत सहारा होते हैं। बच्चों के साथ खेलते हैं, उन्हें कहानियां सुनाते हैं, घर में पूजा पाठ का माहौल बना रहता है। छोटी मोटी बीमारी होने पर घरेलू इलाज भी कर देती हैं। जब कभी हमें माता पिता डांटते हैं या हमें कोई चीज चाहिए होती है तो तुरंत दौड़कर हम उनके पास पहुंच जाते हैं। तो हमारे जीवन में दादी नानी इत्यादि का बहुत बड़ा महत्व होता है। उसी प्रकार से लेखक के मन में भी है, उसके जीवन में भी है। तो लेखक ने अपनी दादी का वर्णन करते हुए जो लिखा है, आइए उसे हम पढ़ते हैं। लेखक कहते हैं, कमजोरी ही तो है अपनी, पर सच तो ये है जरा सी कठिनाई पड़ते बीसों गर्मी बरसात और बसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा नहीं तो प्राय अनमनासा हो जाता है। मेरे शुभचिंतक मित्र मुझे मुंह पर प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं, पर पीठ पीछे मुझे कमजोर और जरा सी प्रतिकूलता से घबरा जाने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं सोचता हूं, अच्छा अब कभी उन बातों को नहीं सोचूंगा। ठीक है, जाने दो, सोचने से होता भी क्या है। पर बरबस मेरी आंखों के सामने शरद की शीत किरणों के समान स्वच्छ शीतल किसी की धुंधली सी छाया नाच उठती है। यहाँ लेखक कहते हैं कि मैं 20 गर्मी बरसात और बसंत देख चुका हूं, यानी अब मैं 20 वर्ष से बड़ा हो चुका हूं, लेकिन मेरा मन आज भी कभी कोई कठिनाई आने पर थोड़ा सा उदास हो जाता है और मुझे अपने गांव की अपनी दादी की याद आने लग जाती है। जो मेरे मित्र हैं वो मुझे खुश करने के लिए कहते हैं कि छुट्टियां आने वाली हैं, गांव जा सकूंगा, लेकिन पीठ पीछे वो मेरा मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं मैं बहुत जल्दी घबरा जाता हूँ। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि कोई बात नहीं, आगे मैं इनके बारे में नहीं सोचूंगा, लेकिन ना चाहने पर भी मेरी आंखों के आगे जो दादी की प्यारी सी शीतल ठंडी स्वच्छ छाया है वो नाच उठती है। मुझे लगता है जैसे क्वार के दिन आ गए हैं, यानी मुझे लगता है मानो क्वार का महीना फिर से आ गया है, जो कि अक्टूबर सितंबर के आसपास आता है। मेरे गांव के चारों ओर पानी ही पानी हिलोरें ले रहा है। दूर के सिवान से बहकर आए हुए मोथा और साई की अधगली घासें, घेऊर और बनप्याज की जड़ें और नाना प्रकार की बरसाती घासों के बीज सूरज की गर्मी में खौलते हुए पानी में सड़कर एक विचित्र सी गंध छोड़ रहे हैं। यहाँ लेखक को लगता है मानो वो दोबारा से वहीं पहुंच चुका है और उसे वापस अपने गांव की याद आने लग जाती है, जहां पर बहुत सारी घासें हैं जो बरसाती पानी के साथ बहकर आती हैं और तालाब में इकट्ठी हो जाती हैं। सूरज की गर्मी में वो सड़ जाती हैं और तालाब से अजीब सी गंध निकलने लग जाती है। रास्तों में कीचड़ सूख गया है और गांव के लड़के किनारों पर झाग भरे जलाशयों में धमाके से कूद रहे हैं। उसे ऐसा लगता है मानो रास्ते में जो कीचड़ था वो भी अब सूख चुका है और लड़के जो हैं गांव के वो उस तालाब में कूद कूद कर नहा रहे हैं। आगे लेखक कहता है, अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं। आषाढ़ में आम और जामुन न मिले कोई चिंता नहीं, अघन में चिवड़ा और गुड़ न मिले कोई दुख नहीं, चैत के दिनों में लाई के साथ अगर गुड़ की पट्टी ना मिले तो कोई भी अफसोस नहीं। पर सबसे ज्यादा अफसोस किस बात का होता है लेखक को? अगर क्वार के दिनों में गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदना ना हो तो बड़ा बुरा मालूम होता है। अब लेखक को इन सब चीजों के मिलने से कोई तकलीफ नहीं, क्योंकि हर मौसम में अलग अलग चीजें मिलती हैं जिनको खाने का बड़ा मजा आता है, लेकिन उसको सबसे ज्यादा मजा किस में आता है? उस झाग भरे पानी में नहाने से आता है। मैं भीतर हुड़क रहा था, 2-1 दिन ही कूद सका था, नहा धोकर बीमार हो गया। हल्की बीमारी न जाने क्यों मुझे अच्छी लगती है। थोड़ा थोड़ा ज्वर हो, सिर में साधारण दर्द और खाने के लिए दिन भर नींबू और साबू। तो लेखक कहता है कि मैं बस 1-2 दिन ही उस पानी में नहा पाया था कि मुझे अचानक ही बुखार हो गया, ज्वर हो गया।
लेकिन मुझे ज्वर बुरा नहीं लगा, वो भी मुझे अच्छा लगता है क्योंकि इसमें मुझे दिन भर नींबू और साबू की जो साबूदाना है उसकी खिचड़ी खाने को मिलती है। लेकिन इस बार ऐसी चीज नहीं थी, ज्वर जो चढ़ा तो चढ़ता ही गया, रजाई पर रजाई, और उतरा तो रात के 12 बजे के बाद। लेकिन इस बार बेचारा इतना बुरी तरह बीमार हुआ कि जो था उसका बुखार उतरा ही नहीं, रात के 12 बजे के बाद बुखार उतरा। दिन में मैं चादर लपेटे सोया था। दादी माँ आई, शायद नहाकर आई थी, उसी झाग वाले जल में। दुगले पतले स्नेह सने शरीर पर सफेद किनारीहीन धोती, सन से सफेद बालों से सिरों पर सद्यह टपकते हुए जल की शीतलता। आते ही उन्होंने सिर और पेट छुए, आंचल की गांठ खोलकर किसी अदृश्य शक्तिधारी के चबूतरे की मिट्टी मेरे मुंह में डाली, माथे पर लगाई। दिन रात चारपाई के पास बैठी रहती, कभी पंखा झलती, कभी जलते हुए हाथ पैर कपड़े से सहलाती। अब वो कहता कि मुझे इतनी तेज बुखार था, मैं चादर लपेटकर सोया हुआ था। तभी दादी माँ नहाकर आई झाग वाले जल से, उसी तालाब में नहाकर आई थी। उन्होंने सफेद किनारी के बिना किनारी की साड़ी पहनी हुई थी, और उनके जो सफेद बाल थे जो कि सन जैसे थे यानी जूट के जैसे दिखाई देते थे, उनसे पानी टपक रहा था। उन्होंने आते ही सबसे पहले मेरे सिर और पेट को छूकर मेरा बुखार देखा, फिर अपने साड़ी के आंचल की गांठ को खोला, उसमें से एक किसी मंदिर से किसी चबूतरे से वो एक मिट्टी लेकर आई थी, वो मेरे मुंह में डाली और मेरे माथे से लगाई, क्योंकि वो भगवान में भी बहुत विश्वास रखती थी। दिन रात वो चारपाई के पास बैठकर लेखक की सेवा किया करती थी, कभी दालचीनी का लेप लगाती, कभी छू छू कर उनके बुखार का अनुमान लगाती थी। फिर ये भी देखती कि हांडी में पानी आया या नहीं, उसे पीपल की छाल का छौंका दिया या नहीं, खिचड़ी में मूंग की दाल कहीं बिल्कुल तो नहीं गल गई, कोई बीमार के घर में सीधे बाहर से आकर तो नहीं चला गया, आदि लाखों प्रश्न पूछ पूछ कर सभी घर वालों को वो परेशान कर देती थी। यानी इतना ज्यादा बीमार का ध्यान रखती थी कि एक छोटी छोटी बात पर भी ध्यान देती थी। दादी माँ को गांव गवई की 50 किस्मों की दवाओं के नाम याद थे। गांव में कोई बीमार होता, उसके पास पहुंचती और वहां भी वही काम करती, हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना। फिर भूत से लेकर मलेरिया, सरसाम, निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती थी। यानी दादी को जितनी भी गांव की जड़ी बूटियां हैं या दवाइयां हैं, सबके नाम मुंह पे गिने हुए थे। वो जब भी कभी घर में ही नहीं, गांव में भी कोई बीमार होता तो उसके पास पहुंच जाती और उसके साथ भी बिल्कुल वैसे ही देखभाल करती जैसे कि लेखक के साथ करती थी। उनको सब कुछ पता होता था, चाहे भूत चढ़ा हो किसी पर, चाहे कोई बीमारी हो गई हो, सबके बारे में वो बताती थी। महामारी और विषूचिका के दिनों में रोज सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग और गुड़ मिश्रित जलधार, गुग्गल और धूप, सफाई में उनसे कोई सीख ले। अब जब कभी भी गांव में कभी महामारी फैलती या विषूचिका यानी हैजा हो जाता, जिसमें कि दस्त लग जाते हैं, उल्टियां होती हैं, तो उससे उन दिनों में क्या करती, वो उठकर सुबह स्नान के बाद लवंग और गुड़ मिश्रित जलधार लेती, गुग्गल जलवाती, धूप जलाती और बहुत साफ सफाई का ध्यान रखती। दवा में देरी होती, मिश्री या शहद खत्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते, तो वे जैसे पागल ही हो जाती थी। यानी अगर किसी भी काम में कोई देरी होती तो उन्हें बहुत गुस्सा आ जाता था। बुखार तो मुझे अब भी आता है। नौकर पानी दे जाता है, मेस महाराज अपने मन से पकाकर खिचड़ी या साबू दे जाता है, डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते हैं और कुनेन मिक्सचर की शीशी भी। उसकी तिताई के डर के मारे बुखार डर कर भाग जाता है, पर न जाने क्यों ऐसे बुखार को बुलाने को जी नहीं करता। तो लेखक कहता है मैं बड़ा हो गया हूं, ऐसा नहीं है कि मुझे बुखार अब नहीं आता, बुखार तो अब भी आता है। और मैं जहां रहता हूं हॉस्टल में, वहां का जो मेस का महाराज है यानी जो रसोईया है, वो खिचड़ी या साबू भी दे जाता है पकाकर, और डॉक्टर साहब मुझे दवाई भी देते हैं, नाड़ी भी देखते हैं। लेकिन वो जो कुनैन की दवाई है वो इतनी कड़वी होती है कि उसके डर से बुखार अपने आप भाग जाता है, और अब मुझे बुखार का मन भी नहीं करता, जैसे पहले करता था, अब ऐसा मन भी नहीं होता है। किशन भैया की शादी ठीक हुई, दादी माँ के उत्साह और आनंद का क्या कहना। यानी लेखक का किशन भैया हैं, उनकी शादी तय हो गई है, तो दादी माँ बहुत खुश हैं। दिन भर गायब रहती, सारा घर जैसे उन्होंने सिर पर उठा लिया हो। यहाँ सारा दिन वो कामकाज में लगी रहती और लोगों को भी लगा कर रहती थी। पड़ोसनें आती, बहुत बुलाने पर दादी माँ बाहर आती और कहती, बहन बुरा न मानना, कार परजोजन का घर ठहरा, एक काम अपने हाथ से न करूं तो होने वाला ही नहीं है।
जानने को यूं सभी जानते थे कि दादी माँ कुछ करती नहीं है, पर किसी काम में उनकी अनुपस्थिति वस्तुतः विलंब का कारण बन जाती थी। अब वो ऐसा दिखावा करती हैं कि जैसे मानो उनके बिना घर के काम ही नहीं होते हैं। वो काम नहीं करती थी, सभी को आदेश करती थी सिर्फ कि ये करना है वो करना है, तो सभी जानते थे। लेकिन अगर वो वहां नहीं होती थी तो ऐसा लगता था कि काम में थोड़ी देरी हो गई है, क्योंकि वो बड़ी थी घर की, तो उनके बिना बहुत से काम नहीं हो सकते थे। उन्हीं दिनों की बात है, एक दिन दोपहर को मैं घर लौटा। बाहरी निकसार में दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थीं। देखा, पास के कोने में दुबकी रामी की चाची खड़ी है। सो न होगा धन्नो, रुपए मैं सूद के आज दे दे। तेरी आंख में तो शर्म है नहीं। मांगने के समय कैसी आई थी, पैरों पर नाक रगड़ती फिरी, किसी के ने एक पाई भी नहीं दी थी। अब लगी है आजकल करने में, फसल में दूंगी फसल में दूंगी। अब क्या तेरी खातिर दूसरी फसल कटेगी? मतलब एक दिन लेखक ने देखा कि एक दादी बहुत गुस्सा कर रही हैं, तो देखा कि रामी की चाची जो उसी गांव की हैं, वो वहां पर खड़ी हुई हैं सिर झुकाए और दादी की डांट खा रही हैं, क्योंकि उसने दादी से रुपए उधार लिए थे और इस समय वो उन्हें लौटा नहीं रही थी, तो इसलिए दादी को बहुत गुस्सा आ रहा था। आगे लेखक बताते हैं, दूंगी मालकिन, रामी की चाची रोती हुई बोली। दोनों हाथों से आंचल पकड़े दादी के पैरों की ओर झुकी। बिटिया की शादी है, आप न दया करेंगी तो उस बेचारी का निस्तार कैसे होगा? हट हट, अभी नहा कर आई हूं। दादी माँ पीछे हट गई। अब रामी की चाची जो है वो रोते हुए कह रही हैं कि मेरी बेटी की शादी है, अगर मैं इस समय आप मेरे ऊपर थोड़ा भी दया नहीं करेंगी तो मैं उसकी शादी कैसे करूंगी? दादी गुस्से से बोली, पीछे हट जा, मैं अभी नहा कर आई हूं, मुझे छूना मत। जाने दो दादी, मैंने इस अप्रिय प्रसंग को हटाने की गरज से कहा। बेचारी गरीब है, दे देगी कभी। चल चल, चला है समझाने। जब लेखक ने उन्हें समझाने की कोशिश की तो दादी ने उसको भी गुस्सा कर दिया। मैं चुपके से आंगन की ओर चला गया। कई दिन बीत गए, मैं इस प्रसंग को एकदम भूल सा गया। एक दिन रास्ते में रामी की चाची मिली। वह दादी को पूतों फलो दूधो नहाओ का आशीर्वाद दे रही थी। मैंने पूछा, क्या बात है धन्नो चाची? तो उन्होंने विह्वल होकर कहा, उड़न हो गई बेटा, भगवान भला करे हमारी मालकिन का। कल ही तो आई थी, पीछे का सभी रुपया छोड़ दिया, ऊपर से 10 रुपए का नोट देकर बोली, देखना धन्नो, तेरी जैसी बेटी वैसी मेरी, 10-5 के लिए हंसाई ना हो। देवता है बेटा, देवता। अब एक जो लेखक था इन सब बातों को भूल चुका था। एक दिन रास्ते में उसे वही रामी की चाची मिली जो दादी को आशीर्वाद दे रही थी। लेखक के पूछने पर उसने बताया कि दादी तो देवता के समान हैं, उन्होंने पिछला जो कर्जा था वो भी माफ कर दिया, ऊपर से थोड़े रुपए और दिए हैं और कहा है कि शादी में किसी भी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए। उस रोज तो बहुत डांट रही थी। मैंने पूछा, वह तो बड़े लोगों का काम है बाबू, रुपया देकर डांटे भी नहीं तो क्या लाभ होगा? अब उन्होंने बोला लेखक ने कि वो तो बहुत गुस्सा कर रही थी उस दिन, तो पैसे कैसे माफ कर दिए? तो रामी की चाची बोली, बड़े लोगों का ऐसा ही होता है, वो गुस्सा भी करते हैं लेकिन वो साथ में भला काम भी करते हैं। मैं मन मन उस तर्क पर हंसता हुआ आगे बढ़ गया। किशन के विवाह के दिनों की बात है। विवाह के 4-5 रोज पहले औरतें रात भर गीत गाती हैं। विवाह की रात को अभिनय भी होता है। ये प्रायः एक ही कथा में हुआ करता है। उसमें विवाह से लेकर पुत्रोत्पत्ति तक के सभी दृश्य दिखाए जाते हैं। सभी पाठ औरतें ही करती हैं। मैं बीमार होने के कारण बारात में न जा सका। मेरा ममेरा भाई राघव दालान में सो रहा था, वो भी बारात जाने के बाद ही पहुंचा था। औरतों ने इस पर आपत्ति की, यानी अब सारी की सारी बातें बीत गई हैं, किशन भैया की शादी का टाइम आ गया है, तो जब विवाह का समय होता है तो 4-5 दिनों तक लगातार औरतें गाना बजाना करती हैं, और जिस दिन बारात चली जाती है उस दिन रात को वो एक कथा रूपी एक नाटक किया करती हैं जिसमें नाच गाना होता है, और उसमें विवाह से लेकर पुत्र उत्पन्न होने तक के सभी दृश्य दिखाए जाते हैं। तो लेखक और उसका जो ममेरा भाई है राघव, वो नहीं जा पाए थे क्योंकि लेखक बीमार था और राघव देर से पहुंचा था। तो औरतों को पसंद नहीं था कि इस समय लड़के यहाँ पर हों। दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्या पर्दा, लड़के और भरमा का मन तो एक सा होता है। जब औरतों ने गुस्सा किया तो दादी माँ ने उनके ऊपर गुस्सा कर दिया। बोली, इनसे क्या पर्दा करना है, ये और भगवान तो एक जैसे रूप के ही होते हैं। उसके बाद बताती हैं,
मुझे भी पास की एक चारपाई पर चादर उड़ाकर दादी माँ ने चुपके से सुला दिया। बड़ी हंसी आ रही थी। सोचा कहीं जोर से हंस न दूं, भेद खुल जाए तो बाहर निकाल दिया जाऊंगा। पर भाभी की बात पर हंसी रुक न सकी और भंडा फोड़ हो गया। अब लेखक को भी वो सुलाकर चली गई दादी माँ चादर उड़ाकर, लेकिन लेखक को नींद नहीं आ रही थी। उसे बार बार हंसी आ रही थी, जिसे वो रोकने की कोशिश कर रहा था। भाभी की किसी बात पर उसे जोर से हंसी आ गई। देबू की माँ ने चादर खींच ली। कहो दादी, ये कौन बच्चा सोया है? बेचारा रोता है शायद, दूध तो पिला दूं? हाथापाई शुरू हो गई। दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्यों लगती है? अब जब भाभी ने चादर खींचकर देखा तो वो तो उठा हुआ था, तो वो बोली, दादी देखो, आपका छोटा बच्चा यहाँ पर सोया नहीं है, रो रहा है, शायद इसको दूध पिला देते हैं। अब उसे भगाने के लिए हाथापाई शुरू हो गई। दादी माँ ने गुस्सा होकर कहा कि लड़के से मत झगड़। सुबह रास्ते में देबू की माँ मिली। कल वाला बच्चा भाभी। मैं वहां से जोर से भागा और दादी माँ के पास जाकर खड़ा हो गया। वस्तुतः किसी प्रकार का अपराध हो जाने पर जब हम दादी माँ की छाया में खड़े हो जाते तो अभयदान मिल जाता। यानी जब भी हमसे कुछ गड़बड़ हो जाती तो हम भागकर दादी माँ के आंचल के पीछे छुप जाते थे और वहां जाने पर हमें कोई कुछ नहीं कह सकता था। अभय मिल जाता था। अभय माने हमें कोई डर नहीं रह जाता था। स्नेह और ममता की मूर्ति दादी माँ की एक एक बात आज कैसी कैसी मालूम होती है। परिस्थितियों का वात्या चक्र जीवन को सूखे पत्ते के जैसे नचाता है, इसे दादी माँ खूब जानती थी। और समय के साथ साथ लेखक को न जाने दादी माँ की बातें अब अजीब सी लगती हैं। समय के बीत जाने पर उसे एहसास होता है कि किस तरह से समय खेल खेलता है। दादाजी की मृत्यु के बाद से ही वे बहुत उदास रहती। संसार उन्हें धोखे की टट्टी मालूम होता। दादा ने उन्हें स्वयं जो धोखा दिया था, वे सदा उन्हें आगे भेजकर अपने पीछे जाने की झूठी बात कहा करते थे। अब दादाजी की मृत्यु हो चुकी है और दादी माँ बहुत उदास रहती हैं, क्योंकि संसार में सभी ने उनके साथ धोखा किया है। तो उन्हें लगा दादाजी ने भी उनके साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। वो कहते थे कि पहले तुम जाओगी, उसके बाद मैं जाऊंगा, लेकिन उल्टा हुआ, दादाजी की मृत्यु पहले हो गई। दादाजी की मृत्यु के बाद कुकुरमुत्ते की तरह बढ़ने वाले, मुंह में राम बगल में छुरी वाले दोस्तों की शुभ चिंता ने स्थिति को और भी डामाडोल कर दिया। यानी जब दादाजी की मृत्यु हो गई तो इस प्रकार से लोग उनके आसपास आने लगे, जो सामने कुछ और बोलते थे और पीछे उनका बुरा करते थे। इससे जो उनकी स्थिति थी वो और खराब हो गई। दादाजी के श्राद्ध में दादी माँ के मना करने पर भी पिताजी ने जो अतुल संपत्ति व्यय की, वो घर की तो थी नहीं, यानी उनके ऊपर अब कर्जा भी चढ़ गया, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं बचे थे। लोगों ने बहुत फायदा उठाया था। तो जो दादाजी के श्राद्ध करने के लिए, यानी मृत्यु के बाद जो क्रियाकर्म किया जाता है, उसके लिए पिता ने बहुत सारा धन उधार भी ले लिया। दादी माँ अक्सर उदास रहा करती। माघ के दिन थे, कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था। पछुआ का सन्नाटा और पाले की शीत हड्डियों में घुसी पड़ती थी। शाम को मैंने देखा, दादी माँ गीली धोती पहने कोने वाले कमरे में एक संदूक पर दिया जलाए हाथ जोड़कर बैठी हैं। उनकी स्नेह कातर आंखों में मैंने आंसू कभी नहीं देखे थे। मैं बहुत देर तक मन मारे उनके पास बैठा रहा। उन्होंने आंखें खोली। दादी माँ, मैंने धीरे से कहा। क्या है रे, तू यहां क्यों बैठा है? दादी माँ, एक बात पूछूं, बताओगी ना? मैंने उनकी स्नेहपूर्ण आंखों की ओर देखा। अब लेखक को लगता है कि दादी अब अक्सर उदास रहने लगी हैं दादाजी की मृत्यु के बाद। उस समय जाड़े का मौसम था, बहुत तेज हवा चल रही थी, चारों ओर धुंध छाई हुई थी। उस समय दादी माँ गीले कपड़ों में बैठकर संदूक के ऊपर दिया जलाकर हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही थीं और उनकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। लेखक बहुत देर तक चुपचाप उन्हें देखता रहा। फिर जब दादी माँ ने आंखें खोली तो उसने उनसे पूछा कि क्या मैं आपसे एक बात पूछूं, आप मुझे बताएंगी? इस पर दादी माँ बोली। क्या बोली? उन्होंने कहा, क्या है, पूछना। तुम रोती थी? दादी माँ मुस्काई। पागल, तूने अभी खाना नहीं खाया ना? चल चल, धोती तो बदल लो ना दादी माँ, मैंने कहा। मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती बेटा। वे मुझे खींचती हुई रसोई में ले गईं। जब लेखक ने उनसे पूछा कि आप क्यों रो रही थीं, तो उन्होंने मुस्कुराकर बात को पलटते हुए कहा कि तूने अभी खाना नहीं खाया, चल मैं तुझे खाना देती हूँ। तो लेखक ने उनसे कहा कि अपने गीले कपड़े तो बदल लो। तो दादी माँ बोली, मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती, चल खाना खाते हैं।
सुबह मैंने देखा चारपाई पर पिताजी और किशन भैया मन मारे कुछ सोच रहे हैं। दूसरा चारा ही क्या है, बाबू बोले। रुपया कोई देता नहीं, कितने के तो अभी पिछले भी बाकी हैं। वो रोने रोने से हो गए। अब जब सुबह लेखक ने देखा तो पाया कि उसके पिता और किशन भैया दोनों बड़े दुखी बैठे हुए हैं और आपस में कुछ बात कर रहे हैं। पैसों की बातें चल रही हैं कि उन्होंने अभी काफी कर्जा ले रखा है, तो इसलिए उनको और रुपए कोई उधार नहीं दे रहा है। वो रोने वाले हो गए तो दादी माँ बोली, रोता क्यों है रे? दादी माँ ने उनका हाथ से माथा सहलाते हुए कहा, मैं तो अभी हूं ही। उन्होंने संदूक खोलकर एक चमकती सी चीज निकाली। तेरे दादा ने ये कंगन मुझे इसी दिन के लिए पहनाया था। उनका गला भर आया। मैंने इसे पहना नहीं, इसे सहेज कर रखती आई हूं। यह उनके वंश की निशानी है। उन्होंने आंसू पोंछकर कहा, पुराने लोग आगा पीछा सब सोच लेते थे बेटा। तो उन्होंने कहा, अभी मैं हूं तो अभी चिंता मत कर। वो संदूक से एक कंगन लेकर आई और पिता को देते हुए बोली कि ये तेरे दादा ने मुझे दिया था, लेकिन मैंने कभी पहना नहीं। इसी तरह के बुरे वक्त के लिए संभाल कर रखा था, क्योंकि जो पुराने लोग हैं वो आगे पीछे की सब परेशानियों को सोचकर ही काम करते हैं। सचमुच मुझे दादी माँ शाप भ्रष्ट देवी सी लगी। धुंधली छाया विलीन हो गई। मैंने देखा दिन काफी चढ़ाया है। पास के लंबे खजूर के पेड़ से उड़कर एक कौवा अपनी घिनौनी काली पांखें फैलाकर मेरी खिड़की पर बैठ गया। अब दादी के बारे में सोचते हुए लेखक कहता है, मुझे लगा मानो किसी देवी को शाप दिया गया था, इस प्रकार से वो मुझे दिखाई देने लगी थी। धुंधली सी उनकी छाया थी जो मेरी आंखों के आगे से अब गायब हो गई थी। मैंने देखा कि दिन बहुत चढ़ाया, यानी बहुत काफी समय बीत गया है। पास में खजूर के पेड़ से कौवा आकर अपने पंख फैलाकर लेखक की खिड़की पर बैठ गया। हाथ में अब भी किशन भैया का पत्र कांप रहा है। अब भी लेखक के हाथ में उसके भाई के द्वारा भेजा गया पत्र है, जो कि दुख के कारण हाथ में कांप रहा है। काली चींटियों सी कतारें धूमिल हो रही हैं। जो उस पर लिखी हुई पंक्तियां हैं वो उसे लगता है मानो चींटी की लाइंस हों जो उसके ऊपर बनी हुई हों, जो धीरे धीरे उसके आंखों में आंसू भर जाने के कारण धुंधली पड़ने लगी हैं। आंखों पर विश्वास नहीं होता। मन बार बार आपसे ही पूछता है, क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही? मतलब लेखक को अभी भी विश्वास नहीं आ रहा कि जो इतनी मजबूत दादी थी, जो हर तरह के कष्ट को हंसते हंसते सह जाती थी, सबके दुख सुख में काम आती थी, वो दादी माँ क्या आज नहीं रही? क्या उनकी मृत्यु सच में हो गई है? तो बच्चों, ये तो था पाठ दादी माँ। आपने देखा कि किस प्रकार से जो बड़े बूढ़े होते हैं हमारे जीवन में कितनी अहम भूमिका निभाते हैं। तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम भी उन्हें उतना प्यार, आदर और सम्मान दें, उनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करें। तो बच्चों, ये तो थी आज की कहानी पाठ दादी माँ। हमें आशा है कि पाठ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक नई वीडियो के साथ शीघ्र ही आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपसे विदा चाहते हैं। विदा।